अदिति ने मायूस होकर कहा तो कपूर सर उदास होकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं जानता हूं बेटा, पर इन सब बातों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला। नाम और प्रतिष्ठा की भूख ने उन्हें अंधा कर दिया है, इसलिए ना तो वो कुछ देख सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। उनके लिए किसी चीज का कोई मोल नहीं है सिवाय उनकी और उनके कॉलेज की झूठी शान के। लेकिन सर, यहाँ सवाल हमारे आत्मसम्मान का भी है। अब चाहे वो मुझे कॉलेज से निकाल ही क्यों ना दें, पर मैं अदिति के साथ गलत नहीं होने दे सकता। उन्हें मेरी बात सुननी ही होगी। ऐसे कैसे वो इसे बिना किसी गलती के सजा दे सकते हैं? ये कहते हुए अतिरेक गुस्से में फिर से प्राचार्य के कमरे की तरफ जाने लगा, पर कपूर सर उसे रोकते हुए बोले, रुको अतिरेक, ये वक्त जोश से नहीं होश से काम लेने का है। अगर उन्होंने तुम्हें इस कॉलेज से निकाल दिया तो सेमेस्टर खत्म होने तक तुम क्या करोगे? और तो और ICST जैसे बड़े कॉलेज से निकाले जाने के बाद तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तुम्हारे करियर का सवाल है अतिरेक। फिर अभी कंपटीशन के रिजल्ट आए नहीं हैं। रिजल्ट आने का इंतजार करो। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का कंपटीशन हमारा कॉलेज ही जीतेगा। मैं अपनी वजह से तुम्हारा करियर खराब होते हुए नहीं देख सकती। ये सोचकर अदिति भी अतिरेक को समझाते हुए बोली, सर सही कह रहे हैं अतिरेक, हमें रिजल्ट तक इंतजार करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी उन्होंने अदिति से कुछ भी कहा तो फिर मैं किसी के भी नहीं सुनूंगा। अतिरेक ने झल्लाकर कहा और कपूर सर उन दोनों को क्लास में जाने का कहकर वहां से चले गए। उनके जाते ही अतिरेक अदिति की तरफ देखने लगा। अदिति बहुत उदास थी, पर वो फिर भी खुश होने का नाटक कर रही थी। आई एम सॉरी अदिति, ये सब मेरी वजह से हुआ, अतिरेक ने कहा तो अदिति मुस्कुराते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए? कुछ भी बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलती तो मेरी भी है ना, फिर भी तूने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया, अतिरेक ने उदास होकर कहा तो अदिति उसे समझाते हुए बोली, कपूर सर ने बोला ना अतिरेक कि प्रिंसिपल सर से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ वही सुनेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, तो फालतू में बात बढ़ाकर क्या हासिल होगा? और वैसे भी अभी रिजल्ट्स तो आए नहीं हैं, उनका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है ना। पर अदिति, इससे पहले अतिरेक कुछ और कह पाता, उसकी नजर सामने से आती मोहिनी पर पड़ी, इसलिए वो वहीं रुक गया। मोहिनी को देखकर अदिति वहां से चली गई और मोहिनी झल्लाते हुए अतिरेक से बोली, अतिरेक तुम अचानक से कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। हे भगवान, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं अदिति के पीछे पीछे गया था। अगर ऐसा हुआ तो इसे पता चल जाएगा कि मेरे दिल में अदिति के लिए अभी भी फीलिंग्स हैं और मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। ये सोचकर अतिरेक डरते हुए बोला, मोहिनी वो एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं हॉस्टल में आराम कर रहा था। अरे क्या हो गया था तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी तो ठीक हो ना तुम? मोहिनी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। ये जानकर कि मोहिनी को कुछ पता नहीं चला है, अतिरेक ने एक राहत की सांस ली। हाँ, अब मैं ठीक हूं, तभी तो आज कॉलेज आया हूं। ये कहकर अतिरेक मन ही मन सोचने लगा, इससे पहले इसे कुछ भी पता चले मुझे अपने प्लान को अंजाम देना होगा, और वैसे भी इसकी असलियत बाहर लाने का सही वक्त आ ही गया है। अतिरेक अभी ये सब सोच ही रहा था कि मोहिनी उसके कंधे पर हल्के से मुक्का मारते हुए बोली, तुम भी ना बहुत खराब हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। अतिरेक ने भी अपना नाटक जारी रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, पता है ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। सच में? फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मोहिनी ने खुश होकर पूछा तो अतिरेक बात बनाते हुए बोला, वो क्या था ना कि मेरा फोन खराब हो गया था, और अगर जय के फोन से कॉल करता तो उसे शक हो जाता हम दोनों पर। वैसे भी उसे आजकल यही लगता है कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आ रहा हूं। जय का नाम सुनकर मोहिनी चिढ़ते हुए बोली, खुद तो अपने रिश्ते को संभाल नहीं सकता और दूसरों को इल्जाम दे रहा है। खैर, तुम उसकी टेंशन मत लो, अब से तुम्हारा जब भी मन करे तुम मुझे कॉल कर सकते हो, क्योंकि मेरे और जय के बीच सब खत्म हो चुका है। सच में? ये तो बहुत अच्छा हुआ। वैसे मोहिनी, मैं बहुत समय से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
पर जय की वजह से नहीं कह पा रहा था। अतिरेक ने झूठी खुशी जाहिर करते हुए कहा, जिसे सुनकर मोहिनी के मन में लड्डू फूटने लगे और वो खुश होकर सोचने लगी, थैंक यू भगवान, आखिर आपने मेरी बात सुन ही ली। मुझे पूरा यकीन है अतिरेक वही कहेगा जिसे सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। हाँ तो कहो ना, मोहिनी ने अतिरेक का हाथ पकड़ते हुए कहा। तो अतिरेक असहज होकर अपना हाथ छुड़वाते हुए बोला, यहाँ नहीं, स्पेशल बात करने के लिए जगह भी स्पेशल होनी चाहिए ना, इसलिए तुम कल कॉलेज के बाद मुझे केमिस्ट्री लैब में मिलो। इतना कहकर अतिरेक वहां से चला गया और मोहिनी खुश होकर हसीन सपने सजाने लगी। अदिति भी दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उस हादसे के बाद अदिति का विश्वास अतिरेक पर और ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए उसे इतना तो पता था कि अतिरेक जो कुछ कर रहा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। पर वो वजह क्या है, इस बात ने अदिति को परेशान कर रखा था। अदिति उस वजह के बारे में सोचते हुए क्लास की तरफ बढ़ने लगी, पर वो अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि चलते चलते किसी से टकरा गई। ओह आई एम सॉरी, अदिति ने उस शख्स को बिना देखे ही कहा तो सामने से आवाज आई, यू शुड बी। ये सुनकर अदिति ने चौंक कर उस शख्स की तरफ देखा। वो और कोई नहीं, रोहन था। उसे देखते ही अदिति को वो सारे दर्दनाक पल याद आने लगे और कुछ पलों के लिए वो जम सी गई। उसे बहुत बेचैनी होने लगी, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगी। तभी रोहन बोल पड़ा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं और तेरा ये हाल है। सोच, जब मैं कुछ करूंगा तो तेरा क्या हाल होगा। रोहन अपनी इस फूहड़ बात पर बेशर्मों की तरह हंसने लगा। तभी अदिति को अतिरेक के कहे हुए शब्द याद आ गए, हर इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकता है, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है। अतिरेक की बातों को याद करके उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और गुस्से में बोली, तू कुछ कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि अच्छा या बुरा दोनों ही करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और तू तो इतना बड़ा कायर है कि एक लड़की तक से बदला लेने के लिए भी धोखे का इस्तेमाल किया। ये सुनकर रोहन ने अदिति का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, शायद प्रिंसिपल से मिलने के बाद भी तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं हुआ है। मैं चाहूं तो अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अभी भी उस रात के बारे में बताकर पूरे कॉलेज में तेरी बदनामी करवा सकता हूँ, तेरा जीना हराम कर सकता हूँ मैं। इस बार अदिति ने रोहन से अपना हाथ छुड़ाकर उसे एक बार फिर से जोरदार तमाचा जड़ दिया और उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, बहुत कमजोर समझता है ना तू मुझे, पर तेरी इसी सोच ने अब मेरी हिम्मत और बढ़ा दी है। रही बात बदनामी की, तो अगर तूने ऐसा किया भी तो तेरी भी कोई इज्जत नहीं बढ़ने वाली। पर हाँ, तेरी तो वैसे भी कोई इज्जत है ही नहीं। मेरी इज्जत रहे ना रहे, पर तुझे अब मैं नहीं छोड़ूंगा। रोहन ने अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहा। तो अदिति भी दहाड़ते हुए बोली, ठीक है जा, जो करना है कर, पर हाँ एक बात ध्यान में रखना कि अगर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो 6 महीने तक तो तेरी जमानत भी नहीं होगी। इसलिए कुछ भी करने से पहले इस बात और इस तमाशे को अच्छे से याद रखना। अब रोहन के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो गुस्से में अदिति को घूरते हुए वहां से चला गया। उन दोनों की सारी बातें पीछे खड़े अतिरेक ने सुन ली और वो मुस्कुराते हुए खुद से ही बोल पड़ा, वाह मेरी झांसी की रानी, आज शायद मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज आखिरकार तू वो बन ही गई जो मैं तुझे बनाना चाहता था। अब तू प्रॉब्लम से डरकर रोती नहीं है, बल्कि डटकर उनका सामना करती है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कॉलेज खत्म होने के बाद जब अदिति हॉस्टल पहुंची तो देखा निकी मुस्कुराते हुए किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पहली बार ऐसी हरकतें करते देख अदिति थोड़ी सी हैरान हो गई और उसके पास बैठते हुए बोली, क्या बात है, आज तो कोई बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे अदिति, तू आ गई, क्या हुआ कॉलेज में, सब ठीक है ना? निकी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए चिंता जाहिर की। अरे तू वो सब छोड़ और पहले ये बता कि ऐसा कौन आ गया है जिसके ख्यालों में तू इतनी खोई हुई है। अदिति ने निकी को छेड़ते हुए कहा। अब तक हमेशा निकी ही उसे छेड़ती आई थी, आज पहली बार ये मौका अदिति को मिला था।
और वो इसका पूरा फायदा उठाना चाहती थी। अरे कोई नहीं है, क्या तू भी? निकी ने शर्माते हुए कहा तो अदिति भी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ भाई, अब तू मुझे क्यों बताएगी? मैं कौन सी तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ? आदि, ड्रामा मत कर यार, ऐसा कुछ नहीं है। निकी ने गंभीर होकर कहा तो अदिति उससे चिढ़ाते हुए बोली, क्यों? ड्रामा करना क्या सिर्फ तुझे ही आता है, मुझे नहीं? मैं भी तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल अब फटाफट बता कि क्या बात है। जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है, कहकर निकी शर्माई तो अदिति भी मुस्कुराते हुए बोली, तो जैसा है वैसा ही बता दे। आदि, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, लक्ष्य। मतलब तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो आज अपने किसी काम से दिल्ली आया हुआ है। शाम को उसने मुझे मिलने बुलाया है, बस उसी के बारे में सोच रही थी, कहकर निकी मुस्कुराने लगी और अदिति उसे घूरते हुए बोली, दोस्त? सच में? ये सुनकर निकी का चेहरा मुरझा गया और वो दुखी स्वर में बोली, हाँ दोस्त, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ और हो नहीं सकता। क्यों? अदिति ने हैरानी से पूछा तो निकी उसे बताने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल तेरी फोटोकॉपी है। मैं जानती हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, पर वो कभी जाहिर नहीं करेगा। और तू? अदिति ने पूछा तो निकी बुझी हुई आवाज में बोली, मैं भी करती हूँ। कई बार कह भी चुकी हूँ, पर वो हमेशा वही तेरा वाला जवाब देता है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं करता। क्या पता शायद उसकी भी कोई मजबूरी हो, या वो सच में तुम्हें दोस्त ही मानता हो। अदिति ने नजरें झुकाकर कहा तो निकी गुस्से में बोल पड़ी, हाँ मजबूर तो बस तुम ही दोनों हो, मैं और अतिरेक तो पागल है ना। अच्छा जी, एक तो तूने इतना बड़ा राज छुपाया मुझसे और ऊपर से मुझ पर ही गुस्सा हो रही है। गुस्सा तो मुझे होना चाहिए ना तुझ पर। अदिति ने बात बदलते हुए कहा तो निकी झल्लाते हुए बोली, छुपाती नहीं तो और क्या करती? अगर तुझे पता चल जाता कि तू ही अकेली पागल नहीं है, तेरे जैसे और भी पागल हैं इस दुनिया में जिन्हें अपने प्यार को स्वीकार करना नहीं आता, तो तेरी पागलपंती तो और भी बढ़ जाती है ना। यार तू तो मुझे डांटे ही जा रही है तब से। जा, मुझे बात ही नहीं करनी है तुझसे। ये कहते हुए अदिति झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर मुंह फेर कर बैठ गई। ये देखकर निकी भी नाराजगी का नाटक करते हुए बोली, हाँ हाँ ठीक है, बात कर या मत कर, लेकिन तैयार हो जा, तू भी मेरे साथ चल रही है। ये सुनकर अदिति हैरानी से निकी की तरफ देखते हुए बोली, तू पागल है? मैं क्या करूंगी वहां जाकर? और वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है, तू ही जा। तुझे शौक नहीं है, पर मुझे तुझे ले जाने का शौक है, इसलिए बिना कोई ना नहीं के तैयार हो जा। भूल गई तू भी मुझे कितनी बार अपने साथ लेकर गई है? बदला तो मैं भी लूंगी, और अगर तू नहीं आई तो अगली बार से मैं भी तेरे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, निकी ने मुंह बनाते हुए कहा। अदिति के बहुत कहने पर भी निकी ने उसकी एक नहीं सुनी और जबरदस्ती उसे चलने के लिए तैयार कर लिया। वो दोनों तैयार होकर रेस्टोरेंट पहुंच गए। अदिति और निकी इधर उधर देखकर लक्ष्य को ढूंढने लगे। तभी निकी की नजर लक्ष्य पर पड़ी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो रहा वहां, कहकर निकी ने लक्ष्य की तरफ इशारा किया। निकी लक्ष्य की तरफ जाने लगी और अदिति भी जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे दीवार से लगा दिया। घबराहट में अदिति की आंखें बंद हो गईं। वो डरकर चिल्लाने ही वाली थी, तभी उस शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। अदिति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा अतिरेक था। तू कहाँ जा रही है? कबाब में हड्डी बनने का बहुत शौक है क्या तुझे? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अतिरेक, तुम कभी नॉर्मल लोगों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते क्या? डरा दिया मुझे, और मुझे कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। वो तो निकी मुझे जबरदस्ती लेकर आई, वरना मैं कभी नहीं आती। वो तो लेकर आएगी ना,
क्योंकि मेरे बुलाने से तो तू कभी डेट पर आती नहीं। अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा तो अदिति चौंक कर बोली, क्या? इसका मतलब तुम दोनों ने फिर से प्लानिंग की? अरे बाबा, इस बार कोई प्लानिंग नहीं थी। चल पहले चलकर कहीं बैठते हैं, फिर बात करेंगे, अतिरेक ने कहा और फिर वो दोनों एक जगह जाकर बैठ गए। हाँ तो बता, क्या लेगी? अतिरेक ने मुस्कुराते हुए पूछा तो अदिति भी उसी अंदाज में बोली, सबसे पहले तो जवाब अपनी बात का। मेरे साथ रहते रहते तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल होता जा रहा है, अतिरेक ने हंसते हुए कहा तो अदिति भी झूठी हंसी हंसते हुए बोली, ही हो गई खुद की तारीफ। अब बताओगे कि ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है। लक्ष्य और निकी के बारे में मुझे पहले से ही पता था। इनफैक्ट निकी मेरी इतनी मदद भी इसीलिए ही करती आई है क्योंकि वो खुद भी उस दौर से गुजर रही है जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ। तभी तो वो मेरी हालत अच्छे से समझती है। पर अब मेरी बारी है उसकी मदद करने की, अतिरेक ने कहा तो अदिति निकी और लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोली, पर यहाँ बैठे बैठे हम निकी की मदद कैसे करेंगे? इसके लिए तो हमें उसके पास चलकर बैठना होगा ना। अरे तुझे सच में बड़ा शौक है कबाब में हड्डी बनने का। थोड़ी देर तो उन्हें अकेले में वक्त बिताने दे, उसके बाद चलेंगे ना हम, अतिरेक ने चिढ़ते हुए कहा तो अदिति मन ही मन सोचने लगी, कबाब में हड्डी बनने का नहीं, पर हाँ उस इंसान से मिलने का शौक जरूर है जिसने मेरी तरह अब तक अपने दिल की बात दिल में ही छुपा रखी है। आखिर क्या मजबूरी होगी उसकी। ओके, अदिति ने अपने सोच के समंदर से बाहर आते हुए कहा तो अतिरेक ने मुस्कुराते हुए फिर से वही सवाल किया, चल अब बता क्या खाएगी? मैं ना आइसक्रीम खाऊंगी, अदिति ने कहा तो अतिरेक उसे डांटते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, अभी तेरी सर्दी ठीक नहीं हुई है, कुछ और बता। नहीं, मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, वो भी चोको चिप्स वाली, अदिति ने मुंह बनाते हुए कहा तो अतिरेक भी अपनी बात पर अड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। यार ये गलत बात है, पहले खुद ने ही मुझे जबरदस्ती आइसक्रीम खिलाकर बीमार कर दिया और अब जब मुझे आइसक्रीम खानी है तो खाने नहीं दे रहे हो, अदिति ने बच्चों की तरह भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। और इससे पहले अतिरेक कुछ कह पाता, निकी और लक्ष्य खुद आकर उन दोनों की टेबल पर बैठ गए। ये देखकर अदिति और अतिरेक ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और निकी मुंह बनाते हुए बोली, ये सही है, दोनों मिल गए तो मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं वो मैं तो, अदिति ने नजरें चुराते हुए कहा, पर अतिरेक तपाक से बोल पड़ा, अरे अकेला कहाँ छोड़ा तुझे, लक्ष्य था ना तेरे साथ। हाय, मैं आप दोनों को नहीं जानता पर मेरे ख्याल से आप दोनों मुझे जानते हो, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर निकी की तरफ देखते हुए बोला, अब इसका तो मुझे आपसे मिलवाने का कोई इरादा लग नहीं रहा है, तो हम सब खुद ही एक दूसरे को जान लेते हैं। ये सुनकर निकी लक्ष्य को घूरने लगी और अदिति अतिरेक हंसने लगे। मैं अतिरेक हूँ, अतिरेक ने मुस्कुराते हुए कहा और इससे पहले अदिति अपना परिचय देती अतिरेक ही बोल पड़ा, और ये अदिति है, हम दोनों निकी के दोस्त हैं। नाइस टू मीट बोथ ऑफ यू, लक्ष्य ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरे आने से पहले किस बात पर झगड़ा हो रहा था तुम दोनों का, निकी ने पूछा तो अतिरेक मुंह बनाते हुए बोला, इसे आइसक्रीम खानी थी, मैंने मना कर दिया। अतिरेक की बात सुनकर निकी जोर जोर से हंसने लगी और लक्ष्य बेचारा सा मुंह बनाकर बैठ गया। क्या हुआ, अतिरेक ने निकी को हंसते देखकर पूछा तो निकी हंसते हंसते ही बोली, मैंने कहा था ना अदिति और लक्ष्य एक दूसरे की फोटोकॉपी हैं, अभी अभी बिल्कुल यही चीज हम दोनों के साथ भी हुई। निकी की बात सुनकर अतिरेक भी हंसने लगा। अदिति और लक्ष्य अपना बेचारा सा मुंह लेकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। प्लीज, अदिति और लक्ष्य ने आग्रह करते हुए कहा, पर अतिरेक और निकी ने डांट कर उन्हें चुप करा दिया। अदिति और लक्ष्य उन दोनों से गुस्सा होकर उन्हें नजरअंदाज करते हुए आपस में ही बात करने लगे। एक दूसरे से बातें करके उन दोनों को भी लगने लगा कि वो दोनों सच में बिल्कुल एक जैसे ही हैं। उनकी पसंद, उनके सपने, करियर को लेकर उनकी उम्मीदें और लगन सब बिल्कुल एक जैसा ही है। दोनों एक दूसरे से अपने अपने करियर को लेकर बातें करने लगे
और निकी और अतिरेक उनकी इतनी गंभीर बातों से बोर होने लगे। यार हम करने क्या आए थे और ये क्या हो रहा है? अतिरेक ने निकी के कान में फुसफुसाया तो निकी भी झल्लाकर बोली, मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों कब के बिछड़े हुए भाई बहन हैं जो आज मिले हैं। दोनों कितनी बोरिंग बातें कितने मजेदार तरीके से कर रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमने तो कभी ये तक नहीं सोचा कि कल हम क्या पहनने वाले हैं, और ये दोनों, इन्होंने तो फ्यूचर की पूरी रिपोर्ट ही बना डाली है। आगे की पढ़ाई, जॉब कैसे कैसे क्या करेंगे, सब अभी से प्लान कर लिया है।